दोस्तों नमस्कार। रोजगार है नहीं, जो था वो और कम हो गया। इस देश के भीतर में जनता के खून पसीने की कमाई या फिर इस देश की कमाई को पब्लिक सेक्टर में तब्दील किया गया। लेकिन इस देश में बीते 10 वर्षों में कोई भी पब्लिक सेक्टर ऐसा खड़ा होते हुए नजर आया ही नहीं जिसके जरिए ताल ठोक कर सत्ता कह सके, सरकार कह सके कि देखिए देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति में लोगों का खून पसीना लगा हुआ है। यह परिस्थिति इस दौर में सुनने को आई नहीं। यह सुनने को जरूर आया कि कॉरपोरेट का नेटवर्क किस रफ्तार से बढ़ता चले जाता है। यह भी सुनने को आया कि कॉरपोरेट जिन जिन क्षेत्रों को संभालता है उन उन क्षेत्रों में लगातार महंगाई दर महंगाई बढ़ती चली जाती है। यानी उन कॉरपोरेट से अगर जनता को दो दो हाथ करने पड़ जाएं किसी भी माल को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट के जरिए या किसी भी सुविधा के जरिए, वो मोबाइल की सुविधा हो सकती है, वो कम्युनिकेशन की सुविधा हो सकती है, वह रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो सकती है, वो किसी भी क्षेत्र में, वो मेडिकल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, लेकिन वहां पर लगातार कीमतें बढ़ती चली गई, फीस बढ़ती चली गई, जनता पर बोझ आते चला गया। दरअसल यह मत सोचिए कि नेताओं की तर्ज पर आज आपसे बात होगी। आज आपसे उस कच्चे चिट्ठे को खोलकर जरा समझा जाएगा। इस देश में कंपनियां नहीं बिकती है, कंपनियों के शेयर जो सरकार के हिस्से में, जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं, उन्हें बेचा जाता है। कभी 1%, कभी 2%, कभी 5%, कभी 10%, कभी 15%। और जब घाटे में होते होते परिस्थिति नाजुक होती चली जाती है तो जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया, कितना पैसा मिला? 2700 करोड़। सरकार की फाइल में यही रकम दर्ज है, इतना ही पैसा मिला है। इस देश के भीतर इस दौर में कम से कम लाखों करोड़ रुपए का जिक्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कर रही है। लेकिन इस देश की लाइफलाइन, वो रेलवे हो, वह इस देश में ट्रांसपोर्ट हो, इस देश के भीतर में कम्युनिकेशन हो, इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों के जरिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जहन में आता है उसमें कोल इंडिया भी आएगा और ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी आएगा, इंडियन ऑयल भी आएगा, एनटीपीसी भी आएगा। लेकिन इन तमाम कंपनियों के शेयर दर शेयर जो बेचे जाते हैं, आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, शेयर बेचे, सरकार की कमाई हो गई। मसला यह नहीं है। मसला है कि शेयर की कीमत भी हजारों करोड़ में ऊपर नीचे बेचते वक्त कैसे हो जाती है। किसी खास कंपनी को बेचा जाता है तो शेयर कम में बिक रहा है, किसी दूसरे को बेचा जाता है तो शेयर ज्यादा वसूल लिया गया। यह मैसेज है क्या? इस मैसेज के भीतर आप जाएं उससे पहले एक आंकड़ा आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने इस बरस यानी चुनाव जीतने के बाद, यानी जून के बाद, एक ही बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया है और वो किया है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 2345 करोड़ रुपए सरकार की कमाई हुई है। सरकार ने कितना परसेंट बेचा यह आपको बताया जाएगा। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि बीते 10 बरस में जो 4,03,774 करोड़ रुपए जो सरकार की झोली में आए, बाजार में उसकी कीमत आज की तारीख में उतने ही परसेंट के शेयर के लिहाज से तकरीबन 18 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यानी 4 लाख करोड़ के शेयर सरकार ने दसियों नहीं सैकड़ों कंपनियों के बेच डाले। उन कंपनियों का जिक्र हम जरूर करेंगे और आज की तारीख में बाजार में कीमत उसकी अगर 18 लाख करोड़ से ज्यादा की है तो आप कहेंगे सरकार को घाटा या कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को बेचकर उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश। आवाज उठाएगा कौन? मीडिया, अगर हम बार बार जिक्र करते हैं, अगर मीडिया इस देश में जरा सा भी सक्रिय होता और अपना काम कर रहा होता तो आज जो कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, यह सरकार 2019 में ही मुश्किल में आ जाती। इस सरकार को लेकर सवाल इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया के मानचित्र पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक करने लगते। जो कर्ज देते हैं वह भी करते, लेकिन कॉरपोरेट के नेटवर्थ के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को बढ़ते हुए दिखाने की जो तासीर है, उस तासीर तले जो अंधेरा है, उस अंधेरे में ही आज रोशनी डाली जाए। रोशनी डालने से पहले एक जानकारी और बता देते हैं कि दरअसल फर्स्ट टर्म में यानी 2014 से 2019 के बीच में तकरीबन 2,55,253 करोड़ रुपए शेयर्स के जरिए बेचे गए। बहुत कम कंपनियां हैं जिसको फुल फ्लेजेड भेज दिया गया हो, ऐसा नहीं किया गया।
जब सवाल रेलवे का उठा तो रेलवे में कुछ शेयर्स बेच दिए गए, कुछ आईपीओ ले आया गया। इसी के जरिए यह पूरा खेल इस देश में लगातार मथा जाता रहा है। 2015-16 में 23,996 करोड़, 2016-17 में 46,000 करोड़ से ज्यादा, 2018-19 में यह तकरीबन बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ पार कर गया 2017-18 में, और 2018-19 में यह 84,000 करोड़ रुपया पार कर गया। कुल मिला के 2,55,000 करोड़ रुपए वहां से पैसा आ गया। इस पैसे का कोई बजट के खाते में जिक्र हुआ या नहीं हुआ? यह सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो किस रूप में दिखला रही थी? यहां पर एक सवाल अपने जहन में रख लीजिए, जिसका जवाब आखिर में आपसे लिया जाएगा। इस देश में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। आरबीआई कहता है कुछ नहीं कर सकते, महंगाई को लेकर सरकार कहती है कुछ नहीं कर सकते, रोजगार एमएसएमई के जरिए या फिर कॉरपोरेट के आश्रय या पब्लिक सेक्टर के आश्रय कुछ नहीं हो सकता। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत क्यों है? फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत इसलिए है क्योंकि बरस दर बरस अगर आप सेकंड टर्म में आते हैं तो तकरीबन 1,48,520 करोड़ का घालमेल आपको नजर आएगा। तो एक तस्वीर पहले देख लीजिए, यह सरकार की वेबसाइट पर है, जो पहले टर्म की तस्वीर है, जिसमें तमाम कंपनियों के नाम है, बरस दर बरस नाम है कि हमने इस कंपनी के इतने शेयर बेचे, इसके बाद हमारे पास इतने शेयर बचे और उसमें जो लाभ हुआ ये रकम हुई। इस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की हुई है। और सरकार की यह साइट जो है, आप भी देखना चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसमें इस बात का जिक्र है कि डिसइन्वेस्टमेंट और लाभ दोनों क्या हो रहा था, कितने परसेंट कैसे बेचे जा रहे थे, पूरा कच्चा चिट्ठा 2014 से 2019 तक का पहले राउंड में। – 2019 भर नहीं, 2019 से 2024-25 तक के भी आंकड़े सरकार ने ही जारी किए हैं। तो जो सोच रहे होंगे उन्हें कहां से यह जानकारी मिले, तो चले जाइए सरकार की साइट पे और परखना शुरू कर दीजिए। अब आप आइए एक एक क्षेत्र को लेकर, क्योंकि इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो आपके लिए कई सवाल खड़े होंगे। मसलन जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जोर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस देश की रीढ़ और इस देश का स्ट्रेटेजिक सेक्टर और इस देश की जरूरत वाले सेक्टर जो पीएसयू से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर शुरुआत में कुछ सेक्टर को हम चुनते हैं। मसलन कोल इंडिया। कोल इंडिया में 1.25% शेयर बेचा जाता है और सरकार की कमाई होती है 2,638 करोड़ रुपए। उसके बाद 3.19 शेयर परसेंट फिर बेचा जाता है, 3.19% शेयर फिर बेचा गया। इस बार कमाई हुई 5,218 करोड़ रुपए, 5,218 करोड़ रुपए। और उसके बाद अलग अलग तरीके से बेचते बेचते अब सोचिए कि जो 3.19% बेचने पर मिलता है 5,218 करोड़ रुपए, और पिछले बरस जब बेचते हैं 3% तो सरकार को मिलता है 4,185 करोड़ रुपए। यानी एक झटके में 0.19% बढ़े हुए की कीमत हो जाती है 1,000 करोड़ से ज्यादा, जो असंभव है क्योंकि इंप्लॉइज को जो दिया गया 0.01% भी, वह भी सिर्फ 17 करोड़ रुपए दिए गए। और अलग अलग तरीके से जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा लगभग हर बार जो शेयर कोल इंडिया का बेचा गया वो किसको बेचा गया, किस कंपनी को बेचा गया, उस कंपनी के आश्रय उससे कितनी वसूली किस रूप में हो सकती थी, उसमें कंपनी का मापदंड नहीं है, वो सरकार का अपना लहजा है, अपना तरीका है। तो इसीलिए 3.19% बिक जाता है 5,218 करोड़ में और 3% बिकता है 4,185 करोड़ में। इसी तरह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
10% सरकार शुरू में सेल करती है और कमाती है 9,369 करोड़ रुपए, 9,369 करोड़। और उसके बाद 3.39% बेचती है, उसकी कमाई होती है 2,647 करोड़ रुपीस। और इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कन्वर्ट करने के बाद नियम से होने चाहिए तो ये कम से कम 3,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये है 2,647 करोड़। बात इससे भी नहीं बढ़ी। इसके आगे चलिए, इसके आगे एनटीपीसी आता है। एनटीपीसी में पहली बार 5% शेयर जब सरकार बेचती है 5,014 करोड़ में, और उसके बाद जो हाल के दिनों में आखिरी बार जो बेचती है वो लगभग 6.63% शेयर बेचती है। और इसमें अगर 5% में कमाई 5,000 करोड़ की थी तो 6% में 6,000 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कमाई है 9,118 करोड़। तो उससे पहले किसे बेचा गया था? वो जिस कंपनी को बेचा गया था या जिस कंपनी ने खरीदा था वो सरकार के करीब की कंपनी। आज सिर्फ सरकार की परिस्थितियों को समझ लीजिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड 5.6% बेचा जाता है 1,135 करोड़ में, 1,135 करोड़ में, 5.6%। और उसके बाद दूसरी बार सरकार बेचती है लगभग 4.5%, 4.52%, और सरकार को मिलता है 721 करोड़ रुपए। पहली बार जो बेचा था और दूसरी बार जो बेचा था, दोनों में फर्क इसलिए, दूसरी बार जिनको बेचा गया बड़े सस्ते में बेचा गया। वो किस कंपनी को बेचा गया? वो जो करीब की कॉरपोरेट कंपनी थी। अगर आप इससे हटकर बार बार इस बात का जिक्र जो होते रहा कि दरअसल इस देश के भीतर में एयर इंडिया से सिर्फ 2,700 करोड़ रुपए ही मिले जो 21-22 में मिले, क्यों मिले? बाद में तो और पैसा आना था, पैसा नहीं आया तो पैसा नहीं मिला। इस दौर में अलग अलग तरीके से सरकार जो रेलवे का एंटरटेनमेंट करती है या रेलवे के जरिए जो आगे बढ़ रही है, इसको भी जरूर समझ लेना चाहिए। सरकार की अलग अलग कंपनियां हैं, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, अलग अलग कंपनी है। लेकिन इन कंपनियों के शेयर भी 2015 से लेकर 2024 तक के बीच में जो बेचे जाते हैं वो आपको हैरत अंगेज लगेंगे। ये कैसे हो सकता है? मसलन रेल विकास निगम 12.12% की कमाई होती है 475 करोड़ रुपए, और 9.63% की कमाई होती है। शेयर कम हो गए, कीमत बढ़ गई 551 करोड़ रुपए। और आखिरी बार जब वो सेल होता है 5.36% शेयर, 5.36% शेयर जब बेचा जाता है तो उससे कमाई होती है 1,365 करोड़ रुपए। इससे पहले किसे दिए जा रहे थे, किन कंपनियों को दिए जा रहे थे? और इसी परिस्थिति में अगर आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का जिक्र करेंगे तो सोचिए, 20% शेयर बेचने पर आता है 4,474 करोड़ रुपए, और 5% शेयर बेचने पर आता है 2,500 करोड़ रुपए। यानी इस लिहाज से चीजें चल रही हैं, और इन सब के बीच एक वक्त 12.6% शेयर लगाया जाता है और कमाई होती है सिर्फ 637 करोड़ रुपए। यह मैसेज क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईपीओ लेके आते हैं, 4.55% का कमाई होती है सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए। रेलटेल कॉरपोरेशन 27% बिकता है, कमाई होती है 8,817 करोड़ रुपए, 8,000 भी नहीं, 817 करोड़ रुपए। ये जो पूरा मैसेज जो निकल कर आता है उसमें खासतौर पर मंत्रालयों को संभाले हुए मंत्रियों के सामने यह चैलेंज है, और मंत्रियों के अधीन करने वाली ब्यूरोक्रेसी के सामने यह चैलेंज होता है कि वो अपने मंत्रालय से कितना पैसा निकाल सकते हैं। इसीलिए सरकार ने जो मोनेटाइजेशन के लिए एक रेखा खींची 6 लाख करोड़ की, कि 2026 तक हम 2025 तक हम 6 लाख करोड़ रुपए बना लेंगे। इस परिस्थिति के भीतर अगर आप एक दूसरी दृश्य देखिए 2019 से लेकर 2024 तक की, तो इसमें तमाम कंपनियों के कितने शेयर कितनों में बिकते चले गए उसकी लिस्ट भी है।
इसमें जो आखिरी लाइन थी वो दरअसल जीआईसी, जो तीसरे टर्म में मोदी सरकार ने 3.39% यानी 3.39% जो शेयर बेचे हैं और उसके पास अब 82.4% शेयर बचा हुआ है, उसकी कीमत लगी 2,345 करोड़ रुपए। जी नहीं, बात यह नहीं है। बात यह है कि इससे पहले भी जो सेल किया गया जीआईसी को और जो आईपीओ लाया गया उसकी तुलना में यह कमाई कम क्यों है, यह सवाल है। इसके साथ साथ हमारी टीम ने निकाला कि जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन यानी एनएचपीसी के जरिए का एक गजब ही सरकारी आंकड़ा है जो बतलाता है कि 0.01% शेयर बेचने पर उसकी कमाई होती है 1,948 करोड़ रुपए और 3.5% शेयर बेचने पर उसकी कमाई होती है 2,452 करोड़ यानी 2,452 करोड़। 0.01 और 3.5 अंतर समझिए, यह अंतर के भीतर में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का अंतर है। और इस स्थिति में इस देश के भीतर किन्हें यह बेचा गया, जो 3.5% बेचा गया, जाहिर है जो इस देश के भीतर में सबसे बड़े हाइड्रो पावर के क्षेत्र में है। 3 सवाल आपके जहन में यहां पर होने चाहिए। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई जब डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 के बाद निकल कर आई तो उसमें कंपनियों के सेल आउट की परिस्थितियां देश की जनता के सामने आती? सरकार ने 1-1%, 2-2%, 3-3% शेयर लगातार बेचने शुरू किए और किसी को पता नहीं चले। और उस मंत्रालय की उपयोगिता ही यही हो गई कि वह अपने तौर पर अपने मंत्रालय को कैसे कंगाल और खोखला बनाए या फिर कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाए। और इतना ही नहीं, कोल इंडिया में तो इसकी व्यवस्था भी की गई, जैसे एम्प्लॉइज को 0.01% दे दिया गया। पैसा सरकार के पास वेतन के लिए नहीं था तो उसमें 17.33 करोड़ यानी 17 करोड़ 33 लाख रुपए जो निकल कर आए वह बेच दिया गया, वो दे दिया गया कर्मचारियों को और वो सेल हो गया बाहर। तो इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर में शेयर के हिसाब से सेल करना और इस सेल करने की परिस्थिति में, कंगाली की स्थिति में हर पब्लिक सेक्टर को लेकर आना, वहां के परमानेंट कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाना, वहां पर नई भर्तियों का ना होना, क्योंकि इस दौर में 32% के लगभग ओवरऑल जो कर्मचारियों की कमी होती चली गई, उसका मैसेज यही निकला कि इस देश में रोजगार नहीं। और रोजगार नहीं का आंकड़ा सरकार खुद एनएसओ के जरिए जो जानकारी आती है उसमें यह जानकारी है कि अब शहरों में रोजगार नहीं, गांवों में भी रोजगार नहीं है। यहां एक बात और समझनी होगी कि जीडीपी में हिस्सेदारी गांवों की तकरीबन 48% की होती है और ग्रामीण इलाकों में भारत के पब्लिक सेक्टर जो काम कर रहे थे और उसमें खास तौर से जो फर्टिलाइजर में जो सरकार कहती है हम सबसे ज्यादा सब्सिडी देते हैं, तो यहां यह पूछा जाना चाहिए सरकार से कि आप सब्सिडी फर्टिलाइजर में जो सबसे ज्यादा देते हैं तो फर्टिलाइजर की कंपनियों को जो आपने शेयर वाइज सेल किया है उसकी कमाई और उसका पैसा कहां गया? क्योंकि उसके आंकड़े भी जब हमारी टीम ने उसको निकाला और परखना शुरू किया कि ये जो पूरे फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं अलग अलग तरीके से इस देश के भीतर में, उससे जो कमाई हो रही है उसका पैसा कितना है, वो हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल सरकार जैसे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है या फिर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है यानी एनएफएल या आरसीएफएल जो है, अब इसके जरिए जो कमाई हुई सरकार की, मसलन 15% बेचे एनएफएल में तो 530 करोड़ रुपए कमाई हो गई, 5% बेचे आरसीएफएल में तो 205 करोड़ रुपए कमाई हो गई। इसी तरीके से फर्टिलाइजर ही नहीं, बीज निगम का भी जिक्र कीजिए और हर उस क्षेत्र में जहां जहां सरकार पैसा दे रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडी दे रही है, उसकी तुलना में 1:5 का रेशियो है। यानी 5 रुपए कमाए, 1 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिए और बाकी 4 रुपए अपने खाते में आकर जमा हो गए और इकोनॉमी चलने लगी, कॉर्पोरेट को मदद मिल गई, कॉर्पोरेट की इकोनॉमी के साथ इस देश की इकोनॉमी को जोड़ दिया गया। इसका जवाब किसके पास है या इसका जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल है, मान लीजिए यह सरकार ना हो, कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसके सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती इस दौर में यही हो जाएगी कि इकोनॉमी को संभालें तो कैसे संभालें, और बिना प्राइवेट सेक्टर के इकोनॉमी को संभाल पाना इस दौर में तब तक संभव नहीं है जब तक आप कोई कड़ा कानून
इस देश में राष्ट्रीय तौर पर उस तरीके से ना लेकर आए जैसे इंदिरा गांधी के दौर में एक झटके में माइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी सब कुछ देश की संपत्ति हो गई, एक झटके में वो कॉरपोरेट के हाथों निकल गया। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास यह ताकत, सोच, विजन है या नहीं है? शायद नहीं है। और शायद यही वो स्थिति है जो इस दौर की इकोनॉमी को पूरे तरीके से कॉरपोरेट के हाथों में दे रही है। और जो आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री पर कि वो अपनी यात्राएं जो विदेश की करते हैं उसमें भी कॉरपोरेट के लिए बिजनेस के रास्ते खोलते हैं, तो मैसेज बहुत साफ है कि इस देश की इकोनॉमी अगर कॉरपोरेट के हाथ में होगी तो सरकार कोई भी रहे उसको कॉरपोरेट के साथ तालमेल करना होगा। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रेलवे का हो, वो हवाई जहाज का हो, वो कम्युनिकेशन का हो, वो पावर सेक्टर हो, वो सड़क से जुड़ने वाली परिस्थिति हो, आप किसी भी सेक्टर को अगर आप परखेंगे तो कॉरपोरेट के हाथ में इस वक्त लगभग 62% उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं। 62% सरकार 38% एवरेज है सरकार के पास, 62% वो सौंप चुकी है कॉरपोरेट के हाथ में। और कॉरपोरेट जो प्रॉफिट के आश्रय चीजों को निर्धारित करता है, जनता को उसी हिसाब से फीस देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। और यह सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या वाकई इस दौर में जनता की सुनने के लिए सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने कंधे से जिम्मेदारी का बोझ निकालकर कॉरपोरेट के प्रॉफिट से जोड़ दिया है? बिल्कुल यही बात है। तो ऐसे में आखिरी सवाल हर जहन में होना चाहिए, बचे बैंक। तो बैंक का प्राइवेटाइजेशन या बैंकों को भी बड़े कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की परिस्थिति, जो भी 4-5 बैंक बीते 10 बरस में कंगाल हुए या जो कोऑपरेटिव्स बैंक की हालत खस्ता हुई, वो किनके हाथ में गया? वही कॉरपोरेट, वही प्राइवेट सेक्टर। जहां पर आप अपने पैसे को रखेंगे तो उस पैसे को सहेजने से लेकर, चेकबुक से लेकर, एटीएम से निकालने तक की परिस्थिति में आप पर इतना बोझ और दूसरी तरफ महंगाई की परिस्थिति, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 10 रुपया जो है एक बरस के भीतर, चाहे या ना चाहे, वो 8 रुपए में तब्दील होना ही है। आपके पास क्या बचा? आपके पास इस देश की ऐसी गोल्डन पॉलिसी है जिस गोल्डन पॉलिसी में इस देश के खून पसीने से सींचकर आजादी के बाद से जो सपना भारत के स्वावलंबन का देखा गया कि यहां के लोग काम कर रहे हैं, स्वावलंबी हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो परिस्थितियां धीरे धीरे कंगाल होते होते कॉरपोरेट के जरिए दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर गई जिन परिस्थितियों से मुक्ति के लिए आंदोलन और आजादी के संघर्ष को जोड़ा गया। और एक फिलॉसफी लिखी गई कि भारत का अपना संविधान, अपनी इंडस्ट्री, अपने कामगार, अपनी इकोनॉमी, यही तो स्वदेशीपन था जो एक झटके में कॉर्पोरेटाइजेशन के जरिए और पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए हड़प लिया गया। और हम आप बैठकर अतीत की फाइलों को टटोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।